जो साइकिल से चलते थे, अच्छा। वे मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद सीधे स्कॉर्पियो से चलने लगे। मतलब वोटर कार्ड कहीं दूसरे जगह का है और आधार कार्ड कहीं दूसरे जगह का है, तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, जिसे स्वराज के सुराज की ओर भी कहते हैं। गांधी जी ने सपना देखा था कि हम आजादी के बाद खुद की विकास की जो योजना है वो खुद बनाए, और गांधी जी के उस सपने को पूरा करने के लिए देश भर में पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई, जो सत्ता का जो है से विकेंद्रीकरण किया गया। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद क्या सत्ता का पुनः विकेंद्रीकरण हुआ? क्या ग्राम सरकार में ग्राम का स्वराज आया? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और हमसे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। मैं बारी बारी से सबका परिचय दे देता हूं। तो मेरे बगल में बैठे हैं, आप हैं शंभू शरण सत्यार्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली प्रेस पत्रिकाओं के बिहार के प्रतिनिधि। शंभू जी, आपको मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इनके बगल में है जाना माना चेहरा, जिन्हें आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव सिंह, और जब उनके बगल में बैठे हैं युवा पत्रकार, पंचायत चुनाव विशेषज्ञ प्रेम सिंह। नमस्कार। तो सभी से परिचय हो गया, तो हम शंभू जी से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। सर, जो ये ग्राम स्वराज की परिकल्पना की गई थी, सत्ता की विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी, दुर्भाग्य से 20-22 वर्षों तक बिहार में इस विभाग दुर्भाग्य रहा कि चुनाव नहीं हुए थे। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो फिर से यह सिलसिला जारी हुआ। तो और जिसमें नीतीश कुमार ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। तो हम सर, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे राज्य भर में आप घूमते हैं, तो जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देकर ऊपर उठाने का काम किया, बहुत सराहनीय कार्य है। तो क्या उनका जो सपना था कि महिलाएं ऊपर उठी, महिला का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिलाओं को बिहार में आरक्षण देकर बहुत ही अच्छा काम किया गया। वास्तव में यह एक सराहनीय कदम रहा सरकार का, लेकिन इस राज्य का दुर्भाग्य है कि जो महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर करके आ रहे हैं, आने के बाद उनकी भूमिका लगभग नगण्य सी होती है और उनके पति हावी होते हैं। बहुत सारे ऐसे पंचायत मिलेंगे जहां की महिलाएं चुनाव जीत गई हैं और उस पंचायत के 10% नागरिक वहां के पहचानते तक नहीं है उस महिला जनप्रतिनिधि। कहा जाए कि मुखिया कौन और पति कौन, हाँ, सारे यही देखते हैं। हाँ, यही देखा जा रहा है। तो इसमें क्या बदलाव, जिस तरह से कैसे बदलाव लाया जा सकता है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ के लोग इसमें दोषी हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के जो परिवार वाले लोग हैं, वे भी दोषी हैं और जनता भी इसके लिए दोषी है। आम नागरिक इसलिए दोषी है कि हमें अगर महिला जनप्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं तो हमें वैसी महिलाओं को वोट देना चाहिए जो पहले से ही अपने घरों से निकल करके सामाजिक कार्य कर रही हैं। लेकिन वैसे महिलाओं को हमारे यहाँ प्राथमिकता नहीं दी जाती है,
प्राथमिकता किसको दी जाती है? प्राथमिकता उसको दी जाती है जो बढ़े चढ़े परिवार से हैं, जिनके हस्बैंड का एक समाज में एक रुतबा है, उनके पत्नी को भले कोई नहीं जानता है लेकिन उनके हस्बैंड को जानता है, वे पैसे खर्च कर करके या अपने रुतबा के बल पे उनकी पत्नी तो चुनाव जीत जाती है, लेकिन उनका जो पत्नी उनकी चुनाव जीतती है उनका कोई अपना चेहरा समाज में कामयाब नहीं हो पाता। सही बोल रहे हैं। ये चुनाव में आरक्षण कब से लागू, मतलब शायद 2005 से लागू है, 2006 2006 से। हाँ 2006 से अब तक 3 चुनाव हुए। 2006 के चुनाव में, उसके बाद वाले चुनाव में, 2016 के चुनाव में, अभी 2021 का चुनाव आ गया। कुछ अंतर आया है? कोई विशेष अंतर नहीं आया है। यह भले ही मतलब कि देखने को मिल रहा है कि गांव में जो है विकास हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले आप 20 साल पहले अगर गांव में जाते तो गांव में गलियों में कीचड़ बहुत ज्यादा रहती थी, आने जाने का गली गली काम से जो काम हुआ है इसमें बदलाव हुआ है। लेकिन एक चीज और इसमें देखेंगे कि पंचायत का तो बदलाव हुआ ही, लेकिन जनप्रतिनिधियों का इतना बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, कि जो साइकिल से चलते थे, अच्छा। वे मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद सीधे स्कॉर्पियो से चलने लगे। इससे साफ पता चलता है कि पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं वे खास करके लूटने के लिए आए हैं और लूट मचा हुआ है पंचायत प्रतिनिधि। वर्तमान हालात ऐसा दिख रहा है। वर्तमान हालात जो आपने जो इशारा किया, खास करके जो 2016 के बाद जो सात निश्चय योजना में नली गली का कार्य में लोग सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा सा संतुष्टि है, लेकिन जो नल जल का योजना है से लूट योजना बन के रह गया। नल जल योजना के बारे में हम बताना चाहेंगे कि सरकार समझ रही है कि हमारी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अगर हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो यह गांव चिन्हित करना चाहिए था। जिस गांव में पानी की सुविधा नहीं है वैसे गांवों को चिन्हित कर करके नल जल योजना लागू करना चाहिए था, लेकिन आज बिना चिन्हित किए हुए हर वार्ड में इस तरह का और योजना लागू किया गया और पानी की तो जबरदस्त बर्बादी हो रही है। अब बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया कि जिस दिन उसकी शुरुआत हुई टंकी में पानी भरा और उसी दिन टंकी ध्वस्त होकर नीचे चला गया। और इसमें हम नल जल योजना में काफी मतलब कि लूट हुई है। लूट हुई है ना, तो इस पे रोक लगे कैसे? लूट हो गई तो हो गई। हालांकि इस बार चुनाव में जैसी चर्चा हो रही है कि इस बार जो चुनाव मुखिया वार्ड चाहे किसी से लड़ेंगे, अगर वो नल जल योजना का पैसा उनके खाते में गया था, उनके कलम से अगर वो बना है, उसमें उनको एनओसी लेना पड़ेगा। अगर उस पे आरोप रहेगा, अगर चालू नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह मतलब लिया जा रहा है प्रक्रिया में है। यह कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में बताइए। इसमें केवल नल जल योजना को ही नहीं लेना चाहिए। हाँ। और जो पंचायत की सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं में जो काम कर नहीं किए हैं जो जनप्रतिनिधि, समझे, पैसे भी जिन्होंने लूट किए उन्हें चुनाव लड़ने से वास्तव में वंचित किया जाना चाहिए। यह नीतीश कुमार जी का सराहनीय कदम है मेरे समझ से। आप तो पत्रकार हैं, दिल्ली प्रेस, शंभू सत्यार्थी एक बड़ा नाम बिहार के हैं, दिल्ली प्रेस से जुड़े हुए हैं और इनका जो कलम ज्यादातर चलता है समाजवाद पे चलता है, समानता की लड़ाई लड़ते हैं। तो बताइए, जो ये आरक्षण व्यवस्था लागू हुई पंचायत चुनाव में, इस आरक्षण व्यवस्था में कितना बदलाव आया है? आरक्षण व्यवस्था से तो बदलाव जरूर आया है। आरक्षण व्यवस्था से बदलाव यह आया है कि अगर आरक्षण नहीं होता और पहली बार जब पंचायत प्रतिनिधि 23 सालों के बाद जो चुनाव हुआ और पहली बार जब आरक्षण नहीं था तो जितने भी जो जीत कर करके आए थे पंचायत प्रतिनिधि, खास करके के यह देखा गया जो दबंग लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वे चुनाव जीत कर करके आए। लेकिन जब आरक्षण दिया गया तो आरक्षण के माध्यम से वैसे लोग भी चुनाव जीत कर करके आए जो सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम भी प्रतिनिधि बने। लेकिन इसका काला पक्ष यह भी है कि अगर वो कमजोर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनपे अफसरशाही हावी रही। अफसरशाही हावी नहीं रही। एक बात और है
कि बहुत जगह ऐसे भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर करके गया है जो उनके पंचायत में जो दबंग लोग थे, कमजोर समझ कर करके उनको जिता कर करके एक मूर्ति के रूप में उनको लाया गया और वो उनको लोग कुछ नहीं जानता है, वे कुछ नहीं जानते। हमारे यहाँ एक ऐसा भी पंचायत है जहां पे जो चुनाव लड़ाने वाले थे उन्होंने ऐसे महिला को खड़ा किया और महीना को फिक्स कर दिया कि आपको मैं 15,000 रुपया महीना दूंगा। हाँ, हर महीने 15,000 रुपया देंगे और आपको केवल सिग्नेचर करना है। और वो महिला का जाता 5 साल तक मुखिया रही, लेकिन वो सिर्फ 15,000 रुपया ही जानती है, बाकी काम जो चुनाव जिताने वाले जो दबंग है वे कर रहे हैं। मैंने इस तरह की आया ऐसा करेंगे। अभी आपको फिर संदेश देना है, लेकिन तब तक हम हमारे दोनों विशेषज्ञ पत्रकारों से 2 सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम में लोग ज्यादा इसलिए जुड़ते हैं, हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आपने इतना प्यार दिया है और प्यार जो बरसा है उसके लिए सबसे पहले मैं करबद्ध आपका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक गुजारिश जो मेरी आदत है मैं करूंगा कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम हर तरह के विशेषज्ञ आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो हम सवाल लेते हैं, पहला सवाल लेते हैं, जय जी का सवाल है। अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्होंने अधिकारियों से बात की थी शायद अभी इस संबंध में, मैंने सवाल पहले इनको बताया था कि जीविका के सीएम चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो नियमावली जो लागू कर रहा है, यहाँ पर जो दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए, उसका स्पष्ट निर्देश है कि जो मानदेय लेंगे उनको चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ेगा। बता देंगे कि जीविका के सीएम को अगर कमीशन मिलता हो तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो मानदेय लेते हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अंगूठा छाप मुखिया चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, ये गणेश सिंह पूछते हैं। गणेश सिंह जी, आपको पता होना चाहिए पढ़ा लिखा और समझदार में अंतर होता है, और हमारी पंचायती राज व्यवस्था से किसी भी व्यवस्था में चुनाव अंगूठा छाप भी लड़ सकते हैं, और अंगूठा छाप करके किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा दर बढ़ने का पढ़ाई सबको करनी चाहिए। एक सवाल जो बार बार दोहराया जाता है, प्रेम सिंह से मैं पूछना चाहूंगा, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है वह चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। राकेश कुमार जी पूछते हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग इसी सवाल को पूछे हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है। तो प्रेम सिंह जी आप बताइएगा कि एफआईआर दर्ज चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। इसमें उस बार पिछले बार भी इस सवाल को हम बताए थे कि एफआईआर होना गुनहगार नहीं है। कोर्ट जब तक आपको कम से कम 6 महीने अगर सजा नहीं देता है तब तक आप दोषी नहीं है, तो चुनाव तो लड़ सकते हैं। लेकिन उसमें अफिडेविट तो मैंने वो तो नहीं है। मैंने अपने मामले के बारे में बताना है उसको कि हम नामांकन भरने में उठेंगे, सूचना देंगे हर हाल में। तो मतलब वोटर कार्ड कहीं दूसरे जगह का है और आधार कार्ड कहीं दूसरे जगह का है, तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? चुनाव वोटर कार्ड वोटर लिस्ट, देखिए चुनाव जहां उनका नाम वोटर लिस्ट में जहां नाम है वे उस क्षेत्र से ही जो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अगर जिला का चेंज है, सवाल जो इनका था सासाराम और रंगावाला की बात कर रहे थे, तो जहां जिस जिले में आपका वोटर लिस्ट में नाम है वहीं से आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। अगर आप एक वार्ड से चुनाव लड़ना है तो उस पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आप पंचायत उसको क्या कहते हैं ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव या सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस प्रखंड में कहीं भी कोई दूसरे भी पंचायत नाम होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से हम समझाए हैं, दो जगह से चुनाव लड़ने के पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा। और एक दो सवाल हम और ले लेते हैं कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों का अलग अलग वार्ड में नाम है, तो वोट कैसे, इनका यही कहना है कि वोट कैसे करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे कि एक वार्ड में, लेकिन आधार कार्ड एक है। लेकिन नाम जिस वार्ड में उनका है मतदाता सूची में वो वोट वहीं करेंगे, आधार से उनको लेना नहीं है। उनका आधार से एक पहचान होगा कि ये व्यक्ति यही है। एक सवाल, वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वोटर लिस्ट में वो तो अफिडेविट, देखिए तो सीधा बात आ रही है कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो, गलत हो, मिसप्रिंट हुआ हो
तो उसके लिए सीधे आपको अफिडेविट देना ही होगा, घोषणा पत्र देना है। घोषणा पत्र की मैं अमुक नाम से भी जाना जाता हूँ, उर्फ में उसका नाम लिखा जाता है। देखिए चुनाव में जितना आप लोग लेडी समझते हैं, और हम पहले बोले कि छोटे स्तर का चुनाव होता है, कम बजट का चुनाव होता है, सभी के लिए कोई एक्सपर्ट या कोई वकील हायर करना संभव नहीं है। आपका एफिडेविट जो है सभी लोगों का इलाज है, लेकिन हाँ उसमें कुछ क्राइटेरिया है। आपको जो वोटर लिस्ट में नाम वाला जो है सब एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है कि वोटर लिस्ट में नाम हो, कहीं कुछ गलत हो सही हो, अगर आपत्ति नहीं हो तो उस पर आप शपथ पत्र में आप दे सकते हैं कि मेरा नाम यह है, यही सही है। और ज्यादा सवाल तो खैर बहुत है, लेकिन एक सवाल के बाद हम चाहेंगे सर्वो जी के पास जाएंगे कि एक व्यक्ति अनेक जगहों पर चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। सवाल तो पहले बता चुका, लेकिन आप एक लाइन। हाँ, तो जैसे ये तो क्लियर बात है कि एक आदमी 2 जगह से भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते फिर जो है अलग अलग दोनों जगह जमा करना होगा। नामांकन शुल्क अलग होगा, जो है अलग अलग जमा होगा। जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे उस क्षेत्र का उसका समर्थक और आपको उसको पहचान का देना होगा, भरना होगा उसमें। हाँ वो तो एक अलग वीडियो बना दिए। तो देखिए आपके सवालों को हम लेने का प्रयास करते हैं। जिस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं है, जैसे पूछ रहे हैं लोगों से नहीं बता पा रहे हैं, तो हम आपके सवालों के एक अधिकारी के पास, पंचायती अधिकारी के पास रखे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले जो नियमावली के अनुसार हम नहीं कुछ बताएंगे, तो नया नियमावली आया है तो यानी कि इसमें उसके अनुसार वो अध्ययन करके बता रहे हैं। देखिए आपके सामने इतने वरिष्ठ लोग मैं लाता हूँ, तो आपका भी एक समझिए कि आपसे आग्रह है और आपका भी एक बनता है कि आप कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे हस्ती के लिए 2 लाइन जरूर लिखेंगे और कमेंट करके बताएंगे। चलते चलते हम शंभू सर सत्यार्थी जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाताओं के लिए क्या करना चाहेंगे, वो सब बोल दीजिए। हम थोक तंत्र के माध्यम से बिहार के आम नागरिकों को यह संदेश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में आ रहे हैं उनके व्यक्तित्व का, उनके पारिवारिक सामाजिक आचरण का आप अवश्य ख्याल रखिए। इस आधार पर वोट नहीं दें कि वे पैसे बांट करके के वोट ले रहे हैं, शराब बांट कर करके वो वोट ले रहे हैं, मुर्गा दारू खिला कर करके वो वोट ले रहे हैं, खिला पिला करके। वैसे लोगों को कतई नहीं वोट दें। वैसे लोगों को वोट दें जिनका आए दिन सामाजिक कामों में योगदान रहता है। अभी क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव में आ रहे हैं वे अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में घोषित करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, पिछले दिनों का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, तो सामाजिक कार्यों में उनका कोई योगदान नहीं होता है। उनके सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है, उसका वो इलाज नहीं कराते हैं। कोई आदमी गांव में किसी की मृत्यु तक हो जाती है, वे सामाजिक कार्यों में भाग तक नहीं लेते हैं, लेकिन आज बहुत बड़े अपने आप को समाज सेवी बने हुए हैं। वैसे लोगों को हम पहचान करें। अगर जो आए दिन सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है, सामाजिक कार्य करते हैं, और वैसे लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वैसे लोगों को हम चुनाव जिता करके भेजते हैं, तो वे ज्यादा से ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था में काम करेंगे और पंचायती राज व्यवस्था को सपनों को साकार करेंगे। ठीक है।